नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर क्या होगा, उसमें क्या सीखना है, मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूं। मैं अपने से नहीं बोलूंगा, आप ताकि रिटन फॉर्म में भी देख लीजिए कि क्या हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फटाफट से क्या क्या क्लियर हो चुका है, क्या क्या करना है। तो आपको मालूम होगा कि पिछली क्लास में फ्रिक्शन कंप्लीट कर चुके थे हम लोग पूरा। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चैप्टर का नाम क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कंसेप्ट जानना है क्या है, डेफिनेशंस ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड एक शब्द आता है, सेंट्रॉइड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में सेंट्रॉइड है, खासकर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। आगे लेवल पे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानना हमें सॉलिड बॉडी का, और सेंट्रॉइड जानना है प्लेन फिगर्स का। ये पूरी बात। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन एंड कंपोजिट लेमिना यूजिंग मोमेंट मेथड ओनली। यानी किसी चीज का सेंट्रॉइड जानने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हमें केवल मोमेंट मेथड का प्रयोग करके उसका सेंट्रॉइड जानना है। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ बॉडीज विथ रिमूव पोर्शन। यहां से एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये सब सेंट्रॉइड निकालने के तरीके हैं। पहले में तो आपको ये बताना है कि क्या क्या ये सब होते हैं, दूसरे में हमें इनको निकालना है, तीसरे में, अच्छा दूसरे में केवल सेंट्रॉइड निकालने की बात किया, तीसरे में बोला है डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बॉडीज लाइक कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर, कंपोजिट बॉडीज एंड बॉडीज विद पोर्शन रिमूव, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन द एबव टॉपिक्स। यानी जो ये ऊपर लिखे गए टॉपिक्स हैं उन पर सिंपल प्रॉब्लम्स को भी जानना है। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कट बता दूं यहाँ पे, क्या आप हो सकता है ये टॉपिक कहीं से भी पढ़े हो, पहले भी पढ़े हो, लेकिन मेरा यकीन करिए आप कुछ ना कुछ गलत पढ़े हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कहाँ आपको टीचर गलत पढ़ा देगा। आज वो चीज भी समझेंगे जो आज तक गलत पढ़ते आ रहे थे, और वो चीज भी समझेंगे जो कि क्यों इसका यूज हमारे लिए है आगे। बहुत जरूरी चीज है। एक चैप्टर, एक चैप्टर जो आगे मिलने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके लिए इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड का मालूम होना अति आवश्यक है आपके लिए, अति आवश्यक मैं बोल रहा हूं। तो इसके लिए हम लोग इस चैप्टर को ठीक से समझेंगे। अब क्या है, एक एक चीज को, तीन शब्द हमारे पास पीछे मिले, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक सेंट्रॉइड, एक नहीं मिला लेकिन समझेंगे, विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम डाल देते हैं हम लोग, क्या, जो कि दिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन एक बात बताइए, ये बोला सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन असल में इसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस सेंट्रॉइड वाले पॉइंट पर करना है। कैसे मैं अभी बताता हूं, और क्यों ये तो और भी बताऊंगा, लेकिन चैप्टर पढ़ने के साथ साथ वो चीजें क्लियर होंगी। इस चैप्टर में सबसे जरूरी डेफिनेशन जो आता है पहले इसी का, और इनका कंसेप्ट हमको समझना, जिसमें हम लोग इस कंसेप्ट में हम लोग सबसे पहले यही समझेंगे कि भाई सबसे पहला डेफिनेशन तो सर यही बता दीजिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। सबसे पहले तो सर आप यही बता दीजिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का, किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जिस पर उसका पूरा भार काम करता हुआ माना जा सके, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अभी तो ये हमने किताबी परिभाषा बोली, और देखते हैं कि इस परिभाषा को हम कहां तक ले जाते हैं। ठीक है ना, कई जगहों पे आपने ये परिभाषाएं सुनी होगी। एक टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दूसरा टर्म मैं नाम एक साथ लिख दे रहा हूं, दूसरा जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यानी इसको बोलते हैं गुरुत्व केंद्र, ऊपर वाले को बोलते हैं गुरुत्व केंद्र, इसको बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, और इसको बोलते हैं तीसरी चीज जिसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, इसको बोलते हैं परिकेंद्र। इसको क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। और सब लोग इसको ध्यान से सुनते क्या, पहली चीज हमने बोली कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का, किसी पिंड का वह बिंदु होता है जिस पर उसका पूरा भार काम करता हुआ माना जा सके, यानी होल वेट ऑफ दैट बॉडी मे बी एज्यूम टू बी एक्ट दैट पॉइंट। यानी टू बी एक्ट ऑन दैट पॉइंट का मतलब पूरा वेट
उसी बिंदु पर काम करता हुआ माना जाएगा। सेंटर ऑफ मास इज द सेम, सेम मतलब हम लोग कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट ऑन विच होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम टू बी एक्ट, यानी पूरे पिंड का संपूर्ण मास किसी बिंदु पर काम करता हुआ माना जाएगा तो उसको उसका द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। बहुत सारे और इसी तरीके से क्षेत्रफल, किसी लेमिना का, किसी सतह का क्षेत्रफल केंद्र या परिकेंद्र, इसको क्षेत्रफल केंद्र या परिकेंद्र बोलते हैं। ये दोनों देखो किसी न किसी बॉडी का होगा, यानी सॉलिड बॉडी का, यानी वॉल्यूम होगा उसके अंदर, लेकिन ये केवल क्षेत्रफल का केंद्र होता है। ये बताता है कि किसी बॉडी का परिकेंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उसका पूरा क्षेत्रफल संकेंद्रित होता है, यानी उस पर उसका पूरा क्षेत्रफल उस पॉइंट पर काम करता हुआ माना जाएगा। हालांकि क्षेत्रफल काम नहीं करता है, वो उस पर ही माना जाता है, उसका केंद्र माना जाता है, ठीक है ना। असल में इसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। किसी बॉडी या किसी शेप का एक ज्यामितीय केंद्र होता है और उसी को उसका हम लोग परिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। कहेंगे सर कैसे? मैं कहूंगा बहुत आसान सी बात है। आप इसको कहेंगे कि सर ये एक बॉडी है और इसका, आप बहुत सरल शब्दों में कहें तो सर इसका जो केंद्र होगा ना, ये इसका जो केंद्र होगा, आप सीधे सीधे यदि इन दोनों डायगन्स को टच कराएं तो इनके क्रॉस पॉइंट पर होगा, क्योंकि ये एक सतह, एक सरफेस है, तो इसका आप ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन सेंटर ऑफ, इसमें मास कहाँ होगा? मास होगा यार, लेकिन ये बहुत पतला है। हम क्रॉस सेक्शन को एज्यूम करते हैं, वी आर एज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ दिस बॉडी टू बी 0 और नेग्लेक्टेड, दैट इज व्हाई देयर इज नो मास and gravity in the body. It was assumed that there is no mass and gravity in this body. मास नहीं रहेगा तो ग्रेविटी काम कहां से करे? तो ये एक लेमिना है। लेमिना मतलब होता है सतह, सरफेस। तो इसका कोई मास और ग्रेविटी होगा, बट दैट इज नॉट कंसिडरेबल, उसको गणना में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करेंगे किसी ऐसी चीज की जो सॉलिड हो, सॉलिड का मतलब ये होता है कि उसका, उस सॉलिड का मतलब ये होता है भाई चलो ये हमने ले लिया यहाँ पे और इसको हमने यहाँ पे ऐसे जोड़ लिया, तो ये जो बनाया, ये एक तरीके से एक क्यूब बना रहा है, एक तरीके से एक क्यूब बना रहा है। और क्यूब का कोई ना कोई एक पॉइंट, ये इसका एक अपना वेट होगा और इस वेट का अपना कोई ना कोई पॉइंट होगा इस केंद्र पर जहां ये काम कर रहा होगा। तो इसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा विच इज कॉल्ड CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड इट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, यानी C। बात समझ रहे ना? तो कहेंगे फिर सेंटर ऑफ मास क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के बारे में कि सेंटर ऑफ मास असल में ज्यादातर स्थितियों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही होता है। आपको भी मालूम होगा कि इसके मास का जो केंद्र होगा वही इसके ग्रेविटी का भी केंद्र होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। कई टीचर आपको साफ शब्दों में बोलते हुए मिलेंगे कि भाई ग्रेविटी तो प्लेस टू प्लेस, यानी अलग अलग ग्रहों पे और पृथ्वी के अलग अलग जगहों पे चेंज होती है। समझ रहे बात को ना? तो कह देते हैं कि किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र बदल सकता है लेकिन द्रव्यमान केंद्र नहीं बदल सकता। मैं कहूंगा हाँ ये बिल्कुल सही कि किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र असल में द्रव्यमान केंद्र, देखो किसी भी बॉडी लेंगे ना तो उसका सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो सकता है। इतना तक बात सही है। लेकिन जानते हैं आगे वो क्या बोलते हैं ज्यादातर लोग? मैंने ऑफलाइन क्लासेस देखा, यूट्यूब क्लासेस देखी, उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मून पर अलग हो जाएगी या दूसरे प्लैनेट्स पर, प्लूटो पर चले जाए। मून का इसलिए एग्जांपल ज्यादा देते हैं लोगों के, मुझे मैं भी देता हूं, क्योंकि मून पर ग्रेविटी 1/6 होती है, ये सबको याद है। ये इंटरमीडिएट वगैरह में या पिछली क्लासेस में हम लोगों को ये नहीं पढ़ाया कि मून पर जो ग्रेविटी होती है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है एक्चुअली, वो मून पृथ्वी का 1/6 होता है, यानी काफी कम ग्रेविटी होती है। तो कह दिया उन्होंने कि ग्रेविटी वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल, भैया वहां पर उसका वेट चेंज होगा। बॉडी यहां पर अलग वेट की होगी, वहां पर अलग वेट की होगी, बट उसका केंद्र नहीं बदलेगा। तो फिर सर केंद्र बदलेगा कैसे? देखो ठीक से समझ लो
हो सकता है ये बात दोबारा कभी जिक्र में ना आए तुम्हारे। बताता हूं कैसे, जरा समझना। तीनों की डेफिनेशन समझे हो ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बिंदु जहां पर संपूर्ण गुरुत्व उसका संपूर्ण भार काम करे, जहां पर संपूर्ण द्रव्यमान काम करे, और जो उसका ज्यामितिक केंद्र हो। ज्यामितिक केंद्र मैं बोल रहा हूं, ज्योमेट्रिकल सेंटर को सेंट्रॉइड या परिकेंद्र कहते हैं। इसकी सारी डेफिनेशंस वगैरह आपको नोट्स में लिखी हुई मिलती हैं और मिलेंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मैं बोलूंगा सर आपने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि चंद्रमा पर जाने पर नहीं बदलेगा। मैं बोला हूँ ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं तुम्हारे सामने। यहां पर कोई चीज अभी सपोज करिए ये चीज यहां पर है और इसी का एक भाग चंद्रमा पर ऊपर चला गया। यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर क्या होने वाला है, आप एक चीज को समझिएगा जरा क्या मैं कहना चाहता हूं। अभी के लिए मैं इस बॉडी को दो हिस्सों में बांटा हूं, ज्योमेट्रिकली बांटा हूं, ज्योमेट्रिकली बांटा हूं। ज्योमेट्रिकली मतलब दिख रहा है कि दो हिस्सों में बट गई। कहेंगे सर दिख रहा है, इसका मतलब मैं अभी बताता हूं। 2 मिनट रुकिएगा जरा, 2 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर थोड़ा आज के लेक्चर सुनने में ज्यादा है। उसके बाद और एक चीज मैं आपको बता दूं, ज्यादातर केसेस में सिंपली इसका ना डिराइवेशन पूछा जाता है बहुत तेजी से। तो यकीन करिएगा आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल इसका आसान है लगाना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगाना आसान है, लेकिन डेरिवेशन प्रॉब्लमेटिक है। तो डेरिवेशन तैयार करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में वो आपके आता है, ठीक है ना। डिप्लोमा लेवल पर एग्जाम में आता है, आगे भले ना आए कभी, लेकिन डिप्लोमा लेवल पे आता है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, चलिए यहां पर ये अर्थ है, यहां पर ये अर्थ है और यहाँ पे ये मून है, ठीक है ना। अब मैं अगर मान लूं कि ये बॉडी है और बॉडी में मैं मान लूं कि कुछ पार्टिकल्स हैं, एक 4 पार्टिकल मैं ऊपर मान रहा हूं, 4 पार्टिकल, और 4 पार्टिकल मैं नीचे मान रहा हूं। इस बॉडी में है तो बहुत सारे अनगिनत, मैं 4 का एग्जाम्पल ले रहा हूं। अर्थ पर इस एक पार्टिकल पर फोर्स जी लग रहा है। कितना लग रहा है? जी लग रहा है। तो मान लो यहां पर लगा कितना, ध्यान रखना, यहां पर लगा जी, यहां पर लगा जी, यहां पर लगा जी। अर्थ पर इस पिंड के हर एक बिंदु पर लगा जी। और चलो एक पल के लिए मैं जी का वैल्यू 1 ले रहा हूं, हालांकि ये बहुत घटिया बात है, 2 ले रहा हूं, चलो 2 ले रहा हूं एक पल के लिए। तो मैं कह रहा हूं इसका कुल भार कितना होगा सर, एक पल के लिए मान लो इसका 2 2 2 2 2 2 2 2, कहेंगे सर इसका कुल वेट। ये एग्जांपल है, बस समझो जरा। यानी 2 4 बार 4 बार 8 बार, यानी सर ये 8 गुना इसका वेट हुआ कुछ 16 केजी वेजी जो भी हो, जिसमें यूनिट ले रहे हैं। मान लो इसका वेट 16 है, कहेंगे सर 16 तो है लेकिन केंद्र कहाँ होगा, ये पूरा कहाँ काम करेगा। तो कहेंगे सर ये पूरा इस पॉइंट पर काम करेगा, इस पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि सर ऊपर भी भाई 8 है और नीचे भी 8 है, तो इसी जगह पर काम करेगा। सर चंद्रमा पर यदि गए, चंद्रमा पर सर यदि यही चीज हुई, सेम चीज सर चंद्रमा पर हुई, तो सर आप क्या करेंगे। मैं कहूंगा कि यही 2 2 की जगह पर, यही जो 2 2 है, मान लो चंद्रमा पर वही चीज घट घट करके कितनी रह गई, 1 1 रह गई। जरा इस बात को समझना, इसका ये कितना रह गया, ये पूरा घट करके 1 1 रह गया। सपोज करो 1 1 रह गया। और अब इस पूरे बॉडी का वेट यदि 1 1 से जोड़ोगे तो कितना होगा, 8। तो कहेंगे ठीक है सर, इसका वेट, किसी वस्तु का वेट अर्थ पर ज्यादा है, मून पर कम हो गया। अच्छी बात है, कम हुआ। देखो ये सब आंकड़ों पर ध्यान मत दो, मैं ये बता रहा हूं कम हुआ। लेकिन क्या सर ऐसा हुआ क्या कि केंद्र बदल गया? क्यों? अभी यहां ऊपर 8 8 है, तो मैं कहूंगा 4 4, तो केंद्र तो वहीं रहा ना, क्योंकि ऊपर 4 है नीचे भी 4 है। तो एक बात ध्यान रखना कि किसी बॉडी को किसी एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने पर उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई परिवर्तन नहीं होता। सेंटर ऑफ मास में तो कभी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में परिवर्तन हुआ तो क्यों हुआ, उसका कारण क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में परिवर्तन का कारण क्या है? क्या उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना उसका परिवर्तन का कारण नहीं है। कारण क्या है फिर? ऐसा होता कि ऊपर यदि लोड 4 रह जाता और नीचे 8 हो जाता, तब तो भाई ये सेंटर 8 की तरफ खिसकता ना। कोई चीज, जैसे ये पेन मेरे पास है, सपोज करो अगर मैं पूछूं कि इसका एकदम बीच में ले जाएंगे तो सेंटर होगा, तो कहोगे नहीं,
क्योंकि सर ये इधर से मोटा है इधर से पतला है, तो बीच में कैसे होगा? मैं कहूंगा कि ठीक है बीच में नहीं, तो मैं इसको ऐसे टिकाया हूं, ऐसे देखो हाथ को पास ला रहा हूं, बस पास ला रहा हूं, ये अपने आप एक ऐसी जगह टिकेगा जा करके जहां पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जाके टिकेगा अपने आप। कोई भी चीज ऐसी लो, अगर एक तरफ भारी है तो भारी की तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो सर इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी तभी खिसकेगी अपनी जगह से जब मास अनबैलेंस हो दोनों तरफ। और अनबैलेंस कैसे होगा? तो देखो यदि पहले इधर इतना था, पहले इधर इतना था, तो यहां था। अगर मान लो ये पतला होता तो पहले यहां 3 होता, यहां 5 होता, तो वहां भी उसी तरह घटता, नीचे वाला भी घटता, नहीं बदलता। बदलता तब जब दोनों जगहों पे ऊपर जाते समय जी का मान बदले। यानी यानी ऐसा तब संभव है जब एक ही वस्तु में ऐसा हो जाए कि नीचे जी अलग हो जाए और ऊपर जी की वैल्यू अलग हो जाए। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे पता चला जो दो माने जी की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, सॉरी जी की वैल्यू नीचे की तरफ बढ़ रही है। यानी पृथ्वी के ऊपर यदि कोई चीज बहुत लंबी बना दी जाए, जैसे बुर्ज खलीफा जैसी चीजें, उसमें ये हुआ कि भाई ये चीज ऐसे है, पृथ्वी की सतह पे है, बुर्ज खलीफा काफी ऊंचा है, बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो ये जो सबसे ऊपर गया ना, तो ऊपर जाने पे देख आपने पढ़ा होगा ये चीज कि जी का मान पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर घटता है या बढ़ता है, ये पढ़े होंगे ना। हालांकि दोनों स्थिति में घटता है, या आप नीचे जाइए चाहे ऊपर जाइए, जी के वैल्यू में कमी आती है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि पृथ्वी की सतह पे कोई चीज है लेकिन वो बहुत ऊंची है। तो देखो अगर इसी को हम लेटा के रखेंगे, सपोज यही बुर्ज खलीफा लेटा दिया जाए, और लेटाने पर यही जो बॉडी है, ये बॉडी लेटाने पर ऐसी हो गई, यानी काफी नीचे चली आई, नीचे। तो हर जगह जी एक समान, क्योंकि ज्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन हर जगह जी एक समान काम करेगा तब तो नहीं बदले। तो इस समय जब ये चीज लेटी हुई है तब मान लो इसका सेंटर यहां है, क्यों? क्योंकि हर जगह जी एक समान है। लेकिन जैसे ही यही बॉडी सीधी होगी तो ऊपर जी की वैल्यू बदल जाएगी और नीचे जी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। उस स्थिति में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले की तुलना में नीचे खिसक आएगा, क्योंकि अब बराबर बराबर नहीं रहा दोनों तरफ फोर्स, नीचे फोर्स ज्यादा है, ऊपर फोर्स कम है। क्या समझे? क्या समझे? जब जी के मान में एक ही वस्तु में परिवर्तन होने लगे तब समझिए कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल रहा है। बात समझ आ रही है? जगह बदलने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बदलती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मुद्दे पर आते हैं। सर आपने कहा ठीक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बदलती है, तो क्या सेंटर ऑफ मास? देखो मास तो उसमें अमाउंट सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब उसमें जो पदार्थ है उसकी मात्रा मास है। तो पदार्थ यार तुम कहीं किसी जगह पे भी ले जाओ, ग्रेविटी जैसी कोई चीज उस पर लगनी ही नहीं है। वो मास है तो अलग अलग जगह पर केजी में होगा और वो सिमिलर रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का कभी भी नहीं चेंज होता, कभी भी नहीं चेंज होता। फिर कहेंगे सर तब सेंट्रॉइड, मैं कहूंगा सेंट्रॉइड भी सर, अच्छा वैसे सोचें ज्यादातर स्थितियों में हम लोग जहां पृथ्वी पर खड़े हैं या घर मकान बने हैं, तो जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहती है वहीं सेंटर ऑफ मास भी होता है। क्यों? क्योंकि जी का मान लगभग सिमिलर ही होता है हर जगह। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो होते हैं ना, वो दोनों ही काल्पनिक बिंदु होते हैं। पहले तो ये बाहर और अंदर दोनों हो सकते हैं। जैसे कोई सॉलिड बॉल है तो उसके अंदर ही रहा, लेकिन कोई रिंग है, छल्ला है, तो उसके बीच में होगा, छल्ला चारों तरफ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होगा। तो ऐसी चीजों में कई बार वो वस्तु के ऊपर या उसके बाहर भी हो सकता है। कहेंगे सर सारी बात तो समझ गए कि सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पर भी होते हैं, ज्यादातर विषम परिस्थितियों में अलग हो सकते हैं। कब? जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करने लगे। फिर सर ये इसका क्या रोल है? इसका मैं कहूंगा एक बात बताओ, ये बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तुम कहोगे सर यहाँ होगा। मैं कहूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? तुम कहोगे यहाँ होगा। मैं कहूंगा नहीं एक बात, अच्छा सर सेंटर ऑफ एरिया यानी सेंट्रॉइड कहाँ होगा? तुम कहोगे यही होगा। सही है बंधु, सब सही है। लेकिन एक बात बताओ, यदि ये चीज, ये जो प्लेट है या कोई सतह है, यदि इसका एक भाग ऊपर का किसी एल्युमिनियम धातु का बना हो
और नीचे का भाग जो है वो लोहे का बना हो। ये लोहा है और ये एल्युमिनियम है। तुम बताओ जरा अब कहाँ होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो कहोगे सर लोहे का भार ज्यादा होता है एल्युमिनियम से, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा इधर आ जाएगी, हल्की सी नीचे आ जाएगी लोहे की तरफ। मैं कहूंगा सेंटर ऑफ मास, हाँ वो भी वहां नीचे आ जाएगा सर। सेंट्रॉइड, तो कहेंगे सर सेंट्रॉइड तो इसका क्षेत्रफल है, वो तो सर वहीं रहेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सोचें, यदि मटेरियल का हम नाम ही न ले तब तो भाई बीच में ही रहेगा क्या सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड केवल सतह की प्रॉपर्टी है, सेक्शन की प्रॉपर्टी है, जबकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास होते हैं वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल के डेंसिटी पर, उसके यूनिट वेट पर, उसके मटेरियल की कौन से प्रकार का मटेरियल, उन चीजों पर निर्भर करता है। बट सेंट्रॉइड सीधे सीधे एरिया पर निर्भर करता है, ये चीज जान लीजिए। सेंट्रॉइड सीधे सीधे एरिया पर निर्भर करता है, यानी ये एल्युमिनियम रहे, लोहा रहे, चाहे कुछ भी, सेंट्रॉइड तो बीच में ही रहेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, बदलेगी। अगर लोहे की जगह पर यहाँ पर और कोई भारी पदार्थ लगाएंगे और नीचे आ जाएगा। तो सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन तीनों में आप अंतर समझ चुके हैं। हालांकि एक होमोजीनियस, होमोजीनस यानी पूरी तरीके से एक ही पदार्थ, होमोजेनस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। फॉर अ होमोजेनस बॉडी, बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं या कोसेंट्रिक। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है पूरा? यहाँ पे इतनी बातें समझ में आ गई? तो कहेंगे हाँ सर आ तो गई समझ में। मैं कहूंगा फिर कैसे निकालेंगे किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या कह ले उसका सेंट्रॉइड? तो एक चीज जान लीजिएगा, इसके लिए हमारे पास कई विधियां हैं जिसमें से हमें मोमेंट विधि का प्रयोग करना। परिभाषा मैंने तीनों को दे दी। तो जहां कुल भार काम करता हुआ माना जा सके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कुल द्रव्यमान काम करता हुआ माना जा सके सेंटर ऑफ मास है, और जहां पर उसका ज्यामितिक केंद्र यानी ज्योमेट्रिकल सेंटर हो वही उसका क्या है, सेंट्रॉइड है। क्लियर है पूरी बात यहाँ पे? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किस चीज पर, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड। तो इनको निकालने का एक ही तरीका है जो सबसे फेमस है। तो मैं पहले तो हेडिंग बना लूं क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या करना, निकालना, या इसको, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे तो एक चीज जान लीजिएगा, इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या, निकालने के लिए बहुत सरल तरीका है। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसे बॉडी है और हम जानना चाहते हैं कि इसका एक्चुअली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, तो मैं आपको साफ सुथरे शब्दों में कहूँ कि इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, मोमेंट मेथड। इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, मोमेंट मेथड। और मोमेंट मेथड क्या कहता है, मोमेंट मेथड कहता है कि हम लोग चलो इस पूरे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं जानते हैं ना, तो इसके किसी एलिमेंट्री पार्ट, मान लेते हैं कि वो एलिमेंट्री पार्ट छोटा सा एक यहाँ है और ऐसे ही कई छोटे छोटे पार्ट से मिल करके ये बॉडी बनी, ऐसे कई छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के ये बॉडी बनी है। और इस, अगर इस बॉडी के एक एक पार्ट को हम ले लें और ये पॉइंट को हम लोग, मान लीजिए बॉडी का निकालना ना, तो इसको एक कोऑर्डिनेट में कर लिया। हमेशा जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना रहे उसको एक कोऑर्डिनेट में करना जरूरी है, कारण अभी धीरे धीरे पता चलेगा। रीजन, असल में हम इसी जगह से सबकी लोकेशन बता देंगे। जैसे इस पॉइंट की लोकेशन पता हो, इसकी पता हो, इसकी पता हो, तो इस पूरे का भी पता चल जाएगा। ये एक एलिमेंट्री पार्ट है छोटा सा, जिसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं इस पार्ट की इससे दूरी क्या है, इस पार्ट की इससे दूरी क्या है, मैं तीर यहां से भी यहां ले जा सकता था, इधर से इधर क्यों लाया, उसका जवाब मैं आपको इसका एक पार्ट, अगर मैं बोलूं कि ये एक्सिस एक्स एक्स है और ये एक्सिस वाई वाई है, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे ओ ओ या 0 0, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि वाई वाई एक्सिस से दूरी इस पॉइंट की मान लेते हैं क्या है, एक्स है या x1 है, और एक्स एक्स से दूरी जो है वो y1 है।
ये एक एक पार्ट का है, एक इसका x2 y2 मान लीजिए, एक्स्ट्रा x3 y3 मान लीजिए, ऐसे होगा। तो इसी तरीके से यदि मैं बोलूं सरल शब्दों में कि भाई इस पूरे का अच्छा इसका, अच्छा ये बहुत छोटा होगा, तो जो इसका सेंटर वही माने जो x1 की यहां से दूरी वही यहां से दूरी, या वही सेंटर से दूरी। तो एक चीज जान लीजिएगा, इस पूरे पार्ट का मान लेते हैं कि कहीं यहाँ होगा, और उसकी दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से ये दूरी x बार, और यहाँ से ये दूरी जो है वो कितनी हो रही है, y बार। यहाँ से दूरी कितनी हो जा रही है, y बार हो, ठीक है। और ये वो पॉइंट है जो इस पूरे का केंद्र है, पूरे का केंद्र है। तो एक चीज जान लीजिएगा यहाँ से कि यहाँ पर ये कहता क्या है, मोमेंट कहता क्या है, इसकी दूरी x1 y1 लिया ना इस पॉइंट का, दूसरे वाले का क्या ले लेंगे हम लोग इसी तरीके से। मान लीजिए इस वाले की दूरी x2 है, और यहाँ से दूरी जो है यहाँ से वो y2 है। इसी तरह तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिए, उसकी दूरी को हम लोग मान लिए x3, और उसकी यहाँ से दूरी को हम लोग मान लिए क्या, y3। तो मैं आपसे बोलूं ऐसे ही अनगिनत छोटे छोटे एरिया से मिल करके ये बना होगा, तो पूरे का जो है अपने इसके केंद्र का, इसके केंद्र का, इसके केंद्र का, और पूरे के केंद्र का मान लीजिए x बार और y बार है। एक चीज जान लीजिएगा, वेरिग्नान ने क्या बोला था, वेरिग्नान ने कहा था कि किसी तल में यदि कई बल काम कर रहे हो और उन सभी बलों का किसी पर्टिकुलर एक्स अक्ष के परितः मोमेंट लिया जाए, तो सभी बलों का किसी अक्ष के परितः मोमेंट का जो योग होगा वो बराबर होगा उन सभी बलों के रिजल्टेंट का उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट के। यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे कि भाई पूरे एरिया का मोमेंट वो होगा a इंटू एक्स बार, किस पर, एक्स एक्सिस पर। यानी मैं कह सकता हूँ मोमेंट मेथड कहता है कि एरिया या मोमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट any axis is the sum of individual एरिया। यानी वेरिग्नान का ही थ्योरम एक तरीके से है, यदि प्लेन में कई बल हैं या कई क्षेत्रफल है, देखो बलों का ही मोमेंट नहीं होता है, क्षेत्रफल का भी मोमेंट होता है, ये चीज जान लो। मोमेंट केवल बल गुणे दूरी, तो वो बल का मोमेंट, और क्षेत्रफल गुणे दूरी वो क्षेत्रफल का मोमेंट। तो मैं कहूंगा कि उसमें छोटे छोटे कई एरिया हैं। सपोज करिए दिस वन इज जो x1 y1 है वो एरिया a1, दिस वन इज a2 एंड दिस वन इज a3। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस कथन के अनुसार, मोमेंट वाले नियम के अनुसार, ए पूरे एरिया का है, और वो अगर हम लोग पूरा एरिया कितना है इस पूरे बॉडी का, वो ए, तो ए इंटू एक्स बार यानी पूरे एरिया का मोमेंट बराबर होगा यहाँ पे किसके, कहेंगे a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 डैश डैश। और हमने बोला कि ऐसे कई एरिया हैं, तो बोलेंगे an xn डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड क्या करें, यही बोले इस पूरे क्षेत्रफल का एरिया मोमेंट में पूरे एरिया का एक्स बार दूरी है वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से पूरा एरिया एक्स बार की दूरी पे है, और वो जो छोटे छोटे एरिया है वो अपना अलग अलग दूरी पर है, सबके अलग अलग मोमेंट का योग पूरे के मोमेंट के बराबर होगा। यहीं से आएगा कि उसका पूरे का एक्स बार यहीं से निकलता है, वो होता है a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 और फिर an xn डिवाइडेड बाई, ये a चला जाता है नीचे। और a क्या होगा, अगर मैं पूछूं कि a क्या होगा, तो a असल में, अरे a1 a2 a3 an तक सारे छोटे छोटे एरिया पे जोड़ेंगे तो वही तो a है, तो a को नीचे लाएंगे और वही a असल में है a1 प्लस a2 प्लस a3 और डॉट 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 an। यानी दिस इज द फॉर्मूला फॉर x बार, एंड सिमिलरली द फॉर्मूला फॉर y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3
और ए एन वाई एन डिवाइडेड बाई क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 और ये क्या हो जाएगा AN। यानी यहां से बात x बार और y बार निकल गई। इसको यदि हम लोग इस फॉर्म में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि x बार बराबर समेशन ऑफ AX अपॉन समेशन ऑफ, इसका मतलब समझ रहे हैं, तो इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते, ठीक है ना। ये एरिया के लिए मैंने बोला, यही चीज यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए होता तो हमने बोला यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हम लोग अभी एक तरीके से एरिया का निकाले, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AX समेशन ऑफ AX अपॉन समेशन ऑफ A। तो ये किसका हो गया, x बार के लिए, और y बार के लिए समेशन ऑफ AY, माने जितने भी एरिया है उनका y एक्सिस से x एक्सिस से दूरी अपॉन समेशन ऑफ A, ये y बार के लिए हो गया। कहेंगे सर ये सब क्या हो रहा है, थोड़ा वेट करिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर हमको कोई एरिया है, कोई एरिया है, असल में समेशन का मतलब आप ये भी जानते हैं ये इंटीग्रेशन होता है ए वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ए, तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। समेशन मतलब यो इंटीग्रेशन, कई बार क्योंकि समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ए एक्स के जितने भी वैल्यू है A1 X1 A2 X2 A3 X3 सबको जोड़िए डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ A1 A2 A2 ऐसे, वो भी तो वही है, इंटीग्रल क्या दिखाता है, इंटीग्रल भी सम को ही दिखाता है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ ए वाई अपॉन सॉरी ए एक्स रहेगा यहाँ पे लिख सकते हैं समेशन ऑफ ए एक्स अपॉन समेशन ऑफ ए, और इसी को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, बात समझ रहे ना। ये दोनों भी सिमिलर बातें हैं, जो ऊपर वाली बातें वही नीचे वाली बातें। कहेंगे सर ये तो सेंट्रोइड के लिए आप एरिया एरिया की बात कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा फिर इसी के लिए फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए यदि वही काम करना हो तो तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंपल तरीका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, बस वहीं पर क्या होगा, मतलब वेट का यूज करेंगे, एरिया की जगह पर हम वेट का या फोर्स का मोमेंट लेंगे। यानी ऊपर के जितने फॉर्मूले हुए हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक्स बार का वैल्यू यदि निकालना रहे तो हम समेशन ऑफ W इंटू एक्स, यानी W इंटू एक्स का मतलब क्या होता है, वेट का मोमेंट, और समेशन ऑफ W करेंगे, और या इसी को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ W, और ये हुआ WX का वैल्यू, इसी तरह से Y बार का वैल्यू सिमिलरली समेशन ऑफ WY अपॉन समेशन ऑफ W, या बात समझ में आ रही ना, क्या बात समझ में आ रही ना, ये बात हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अभी तक तो फॉर्मूला देख रहे हैं, यानी अभी तक फॉर्मूला देख रहे हैं, ये कैसे आया है, ये वैरिग्नान थ्योरम से आया है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमने वर्ड यूज किया, या इसका स्टेटमेंट कि मोमेंट ऑफ टोटल एरिया, सभी एरिया का मोमेंट अबाउट एनी एक्सिस, मतलब किसी एच के परितः, इज द सम, यानी योग होगा ऑफ इंडिविजुअल एरिया मोमेंट, यानी इंडिविजुअल का मतलब होता है इकाई लेवल पर एरिया मोमेंट के योग के बराबर टोटल एरिया मोमेंट होगा, यानी टोटल एरिया का मोमेंट बराबर होगा इंडिविजुअल का मोमेंट, और वहीं से एक्स बार बराबर यही ये नीचे चला गया, और यहीं से हम लोगों को ये फॉर्मूले मिले, तो एरिया भी निकाल सकते हैं और यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी निकाल, ये वो बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। सेम चीज आप मास का भी यूज कर सकते हैं, यदि आप जानते हैं कि वेट की जगह पर आप मास यूज करें तो भाई मास का मोमेंट लीजिएगा, फिर क्या करिएगा आप, मास का मोमेंट। तो ये सब आपको सिंपल फॉर्मूले हैं जो घुमा फिरा के अलग अलग सेक्शन के लिए निकालना पड़ेगा। कहेंगे सर ये बार बार आप समेशन शब्द का यूज कर रहे हैं, एक केस ये भी हो सकता है कि छोटे छोटे एरिया को आप जोड़े, ऐसा भी केस हो सकता है कई बार। मैं एक केस ये भी बता सकता हूं आपको, स्पेशल केस मैं आपको ये भी बता, ये सब बेसिक बातें, अभी इन सब का प्रयोग करेंगे तो क्लियरिटी और आएगी। पहले वीडियो में हो सकता है पूरी क्लियरिटी ना आए, तो चिंता मत करिएगा, अंतिम वीडियो तक पहुंचना है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, अपने आप समझ में आ, थोड़ा जब तक न्यूमेरिकल नहीं लगते ना तब तक बातें मजा नहीं आती। अभी के लिए तो हम जाने कि सम ऑफ AX डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ एक्स बार, ठीक है ना। स्पेशल ये केस ये कहता है कि कई बार
कुछ एरिया हमें ऐसे मिल जाते हैं, कुछ एरिया ऐसे मिल जाते हैं हमें जिसमें से कुछ सर्टेन एरिया बीच से गायब रहता है। जैसे बोला कि ये जो है ना, ये प्लेट है, उसमें एक होल कटा है बीच में, बताइए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? और होल तो अभी बीच में भी है, कई बार ये होल ऐसे साइड में जाके कट, ये होल जाके कई बार साइड में कट जाएगा। बोलेगा यार ये पूरा एक एरिया है और बताओ कि इसका खुद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? अगर ये नहीं रहता, केवल आयत रहता, तब तो बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता, लेकिन चूंकि ये बीच में से कोई चीज कट गई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ तो खाली हो गई जगह, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर भागेगा या सेंट्रॉइड इधर भागेगा। इस केस में ना हम लोग उसका नेगेटिव लेंगे एरिया मोमेंट, यानी इसका एरिया मोमेंट नेगेटिव लिया जाएगा। अगर इसका एरिया मान लेते हैं A1, इसका एरिया मान लेते हैं A2, A1 क्या है इस पूरे आयत का, A2 इसका, और A मान लेते हैं इसमें से इसको काटने के बाद का एरिया, काटने के बाद का एरिया, ये तो पूरा आयत का, पूरे रेक्टेंगल का है, उसमें से कुछ नहीं कटा है, रेक्टेंगल। ये किसका A2? सर्कल। और ये क्या है? रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग का मतलब होता है इसको काटने के बाद जो बचा हुआ भाग है उसका एरिया। इस केस में हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला लगाएंगे एक्स बार के लिए, तो कहेंगे क्या सर, A1 का एरिया मान लीजिए हमने ले लिया x1। अब ये कहेंगे सर ये x1 दूरी आप बार बार कहां से ले रहे हैं? मैं कहूंगा मैं सबको एक कोऑर्डिनेट में रख दूंगा, जहां से किसी एक कोऑर्डिनेट में इनको रखने पर आप कहीं तो 0 0 बनाएंगे, सभी दूरियां, भाई x1 कहां से लिए हैं, जहां से x1 y1 लेंगे वहीं से x बार y बार भी आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को यहाँ कहीं लिए होते, भाई यहां से इसकी दूरी इसके सेंटर की इसके सेंटर की लेते, तो फिर इस पूरे के केंद्र की दूरी भी यहीं से आती। इसका केंद्र मान लो यहाँ है, इस पूरे आयत का केंद्र होता तो यहाँ होता, पूरे आयत का, और सर्कल का यहाँ है, और जब इसको काट दिया गया तो जो पूरा केंद्र आया वो मान के चलो कहीं इधर खिसका, इस जगह पे आ गया, कटने के बाद की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एक्स बार कहाँ होगा, ये दूरी एक्स बार होगी, ये दूरी x1 होगी यहां से, और ये दूरी यहां से इस वाले आयत का, मान लीजिए कलर चेंज कर, इस आयत का जो होगा वो ये आयत। अब यहां से कहेंगे सर ये इसका पहले आयत वाले का सर लीजिए सर x1, इसका लीजिए सर x2 दूरी, और पूरे का सर x बार सर। तो मैं कहूंगा कि x बार इज इक्वल टू A1 x1 जो है आयत का है, आयत का A1 x1 है, मैं कहूंगा A1 और x1 आयत का पूरा हो गया एरिया मोमेंट। तो सर फिर उसमें प्लस करेंगे, नहीं बेटा उस आयत में कुछ जुड़ा नहीं है, एक एरिया कटा है, तुम कहोगे A2 x2 माइनस करिएगा, नीचे भी एरिया A1 में से A2, यानी सम का मतलब जो आप लिखते हैं ना यहाँ पे सम ऑफ AX, तो असल में वो अलजेब्रिक सम होता है। अलजेब्रिक सम का मतलब जो जो चीज जुड़ी है वो प्लस, जो घटी है वो माइनस। यानी यहाँ पर हम लोग इन चीजों को अगर लिखें, इसका x बार ये होगा और y बार सिमिलरली A1 y1 माइनस A2 y2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2, दिस विल बी y बार और दिस विल बी x बार। कब? जब कोई चीज रिमूव्ड पोर्शन होता है, यानी किसी एरिया में से कोई चीज रिमूव कराया गया हो बीच। तो आपने इतनी चीजों को समझा, क्या हम सही पढ़ रहे हैं? आइए देख लेते हैं। अभी हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर मिला, अभी मैंने आपको शुरू में दिखाया था, हमने जाना कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन फिगर्स, प्लेन फिगर्स का यानी सतहों का सेंट्रॉइड हमने जान लिया, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है जबकि सतह में सेंट्रॉइड होता है, दोनों जान लिया आपने। फिर कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन, मैंने पहले सेंट्रॉइड बताया है, अरे कैसे निर्धारित करेंगे कि अगर दो चीजें आपस में हैं, जैसे आयत वायत का तो देखने पे सिमेट्रिसी के हिसाब से पता चल जाता है, लेकिन वो भी कहां से आया वो सब डेरिवेशन पूछता है। आप ऐसे जो बना के बोल दे रहे हैं कि सर आयत है, सर इसका तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पर होगा, मैं कहूंगा कैसे प्रूफ करो, इसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है और ज्यादातर लोग इसको कराते ही नहीं है, और बेटा उसमें फंस जाओगे तुम। तो चिंता मत करो, इसको सब तैयार करना है इसका डेरिवेशन, और आसानी से समझाऊंगा, तुमको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, बने रहो मेरे साथ में। और सिलेबस की चिंता जिन लोगों को है
मैंने जब कहा है तो ट्रस्ट रखो अपने टीचर पे, अपने टीचर पे ट्रस्ट रखो, समय से खत्म होगा, रिवीजन भी होगा, समय से खत्म होगा और रिवीजन भी होगा। बाकी सब्जेक्ट लगभग खत्म हो चुके हैं, आप यदि उनको पढ़ रहे हैं तो वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे कि सर सिलेबस हमारा ये छूटा है या पकड़ा है, तो इन चीज़ों के बारे में हम जानकारी उस पर देते हैं आपको, या फिर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस नंबर पर। ठीक है, अब आइए मुद्दे पर। हम इन समझ सकते हैं, हम अब ये देखा डिटर्मिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड, हम सेंट्रॉइड निकालना भी समझ चुके हैं। हमने देखा सेंट्रॉइड सर कैसे निकलेगा, सर सेंट्रॉइड ऐसे निकलेगा कि हम लोग समेशन ऑफ ए एक्स अपॉन समेशन ऑफ ए करेंगे, सेंट्रॉइड की लोकेशन आ जाएगी। सर निकाल के दिखाइए बेटा, चिंता मत करो, अभी निकाल के दिखाएंगे थोड़ा सा पहले। लेकिन आगे एक चीज बोला है, सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन एंड कंपोजिट लेमिना। कंपोजिट मतलब जैसे एक आयत है, आईसी में एक सर्कल जोड़ दिया गया, बोलेगा इस पूरे का कहां से, मान लो एक आयत है ऐसे, आईसी में एक अर्धवृत्त माने एक वृत्त ऐसे करके जोड़ दिया गया, बोलेगा आप बताओ सेंटर कहाँ होगा, आयत का अपना यहाँ है, सर्कल का अपना यहाँ है, दोनों का कहीं यहाँ बीच में होगा, लेकिन कहाँ होगा, इसको बोलते हैं कंपोजिट लेमिना। चिंता मत करो, इसका हम लोग लेंगे A1, इसका लेंगे A2, आप फिर x बार निकाल लेंगे, चिंता मत करो। लेकिन आगे बोला है यूजिंग मोमेंट मेथड ओनली, यानी हम इनका कैसे निकाल रहे हैं, एरिया मोमेंट लिए AX, A1, X1, A2, ये सब एरिया मोमेंट लिया गया। देखो अब पहले सिलेबस पढ़े तो नहीं समझ में आ रहा था, अब पढ़ रहे समझ में आ रहा। सेंट्रॉइड ऑफ बॉडी विथ रिमूव्ड पोर्शन, रिमूव्ड पोर्शन यानी समझ रहे हो, वो बॉडी के बीच में से यदि कोई चीज रिमूव किया गया है तो उस पोर्शन का भी सेंट्रॉइड निकालेंगे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। तो इन चीजों को निकालना हमको सीखना है। हमने बेसिक फार्मूला तुमको बताया, हमने बेसिक फार्मूला बताया कि कंपोजिट सेक्शन हो या कैसा भी सेक्शन हो, फार्मूला यही लगेगा, बस तुमको उसको लगाने के तरीके सीखने होंगे और कुछ डेरिवेशन, स्टैंडर्ड शेप के लिए डेरिवेशन, कंपोजिट के लिए फिर मिला लेंगे दोनों। रिमूव्ड पोर्शन वाला मैंने बता दिया, यहाँ रिमूव होगा तो एरिया को माइनस करना पड़ेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है पूरी पूरी? तो आज की क्लास में आप लोग ये देखें कि हम लोग जनरली कैसे करेंगे, लेकिन अब हम लोग आयत का कहाँ सेंटर होगा, सर्कल का कहाँ होगा, सेमी सर्कल का कहाँ होगा, ट्रायंगल का कहाँ होगा, ये सब हम लोग अब सीखेंगे। और ये सब स्टैंडर्ड शेप है, जब इनका जान लेंगे इनका डेरिवेशन करना पड़ेगा, जब इनका जान लेंगे तो फिर बाकी जो इन्हीं से मिलके बने हैं उनका तो ऐसे यूं निकालेंगे, यूं निकाल के दिखाएंगे सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको अगले कुछ सेमेस्टर में समझ में आएगा कि इसका कितना रोल है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पसंद आ रहा है तो अपना प्रेम बनाए रखिए, कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छे कमेंट्स डालिए, और हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में और इसको कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगा, 3 से 4 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। दीजिए इजाजत।